बहुत ही मजेदार तरीके से शुरू कर सके और साथ साथ आप लोग भी नोट कर सके, है ना भाई। तो ये आप लोगों का मेरा संकल्प 2027 का बैच चल रहा है। इसमें हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने संख्याओं को बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। अगर आप लोग उन दोनों क्लास का वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप लोग उन वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखेंगे, तब जाकर के आप एकदम अच्छे से इस क्लास का मजा ले पाएंगे, है ना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये क्लास को, है ना भाई। तो हम लोग कहां तक आ गए थे भाई? हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये दोनों संख्याएं हम लोग सीख चुके थे। तीसरा पूर्णांक रह गया था, है ना भाई। हम लोग पूर्णांक की बात कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को वहां बताया था कि भाई अगली क्लास में हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में अच्छे से जानेंगे और इसके पूरे कॉन्सेप्टों को आप लोग एकदम बेहतर से बेहतर सीखेंगे, है ना भाई। तो पूर्णांक जिसे हम इंटीजर के नाम से भी जानते हैं, है ना भाई। बिल्कुल, चलिए हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। हाँ, पूर्णांक किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग ये इस बात को जानेंगे कि भाई किन संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि भाई धन संख्या, ऋण संख्या एवं शून्य संख्या को मिला करके जो संख्या बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या आपने सुना कि जितने भी सारे धन संख्या होते हैं और जितने भी सारे ऋण संख्या होते हैं और शून्य संख्या, इन तीनों को मिला दो, मिलाने से जो संख्या बनेगा उसी को आप क्या कहोगे? पूर्णांक कहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना भाई। इधर भी -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इधर जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? धन संख्या है। क्या है भाई? धन संख्या है। और इधर आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ऋण संख्या है। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? इन तीनों को, ये आपका क्या है? ये आपका शून्य संख्या है, शून्य संख्या है ना। बिल्कुल, इन तीनों संख्याओं को ऐसे मिलाकर के लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगा, ठीक है भाई। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि धन, डिफिनेशन लिखना है, धन, ऋण एवं शून्य संख्याओं को मिलाने से बनी हुई संख्या को, मिलाने से बनी हुई संख्या को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। तो ये हमारा पूर्णांक हो गया। ये बातें समझ में आया कि नहीं? अभी मैं इस संख्या में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा ना जो आपको शायद ना पता हो, है ना भाई। बस आप लोग आराम से क्लास को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए और साथ साथ लिखते रहिए। लेकिन जब मैं लिखवाऊं, जब मैं आपको समझाऊं तो आपको बिल्कुल लिखना नहीं है यार, पहले आप सुनो फिर लिखो, है ना। ठीक है, चलिए क्या भाई देखना, सबसे पहले हमें पूर्णांक क्या होता है ये तो हमने जान लिया, ठीक है। अब बात करेंगे पूर्णांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक को कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बात यह है कि जेड से क्यों प्रदर्शित करते हैं? जेड से भाई हमारा पूर्णांक का जो अंग्रेजी है वह इंटीजर है, आई से शुरुआत हो रहा है, तो हमें पूर्णांक को आई से प्रदर्शित करना चाहिए ना। लेकिन हम यहाँ आई से प्रदर्शित ना करके हम जेड से क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? तो इसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि हम लोग जो काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी
इमेजिनरी नंबर हम लोग काल्पनिक संख्या को i से प्रदर्शित कर चुके हैं बहुत पहले। गणितज्ञों ने बहुत पहले इसे प्रदर्शित कर दिया था। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना भाई। हम आपको शुरुआत में भी बताए थे कि जो काल्पनिक संख्या होता है, ठीक है ना, उसे i से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब हम i से वहां उस संख्या को प्रदर्शित कर दिए हैं तो फिर हम पूर्णांक को कैसे दर्शा सकते हैं? नहीं दर्शा सकते हैं ना, ठीक है ना। तो इस नाते हम यहाँ नहीं दर्शा सकते, तो फिर यहाँ हम a b c d कुछ भी ले सकते थे, फिर हमने z क्यों लिया? अगर i से हम नहीं दर्शा सकते थे, किसी दूसरे अक्षरों से दर्शा सकते थे, तो भाई इसके अलावा z के अलावा हम कुछ भी ले सकते थे, लेकिन हमने z क्यों लिया? बात ये आई। तो मैं इसका कारण बताऊंगा आपको कि भाई पूर्णांक संख्या को खोजने वाला कौन था? जहलीन। पूर्णांक संख्या को खोजने वाला कौन था? जहलीन। समझ में आया कि नहीं? जहलीन, जहलीन, ठीक है ना भाई। जहलीन जो था, ठीक है, वही क्या किया था भाई? संख्या को खोज किया था। तो भाई जहलीन में z से जो प्रदर्शित हो रहा है, z ही, ठीक है ना, ये जो z आपको दिखाई दे रहा है, इसी z से क्या किया गया है? पूर्णांक को प्रदर्शित किया गया है, दर्शाया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना क्लियर हुआ? इस नाते ही हम पूर्णांक को z से प्रदर्शित करते हैं, ना कि i से। ठीक है भाई, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे मैं आपको बताऊं कि जो पूर्णांक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगर हम पूर्णांकों के प्रकार की बात करें तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना भाई? कौन कौन से भाई पूर्णांक के प्रकार यहाँ लिखेंगे। अगर हम लिखें तो पूर्णांक के प्रकार भाई मैं जैसा लिखवा हूं एकदम सेम आपको ऐसे लिखना। पूर्णांक के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटीजर, टाइप्स ऑफ इंटीजर, ठीक है ना भाई। हाँ, तो पूर्णांक हमारा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। कौन कौन सा भाई? जो कि निम्नलिखित है, ऐसे ही लिखेंगे आप लोग, निम्नलिखित है। कौन कौन सा भाई? पहला होता है धन पूर्णांक। क्या होता है भाई? धन पूर्णांक होता है। दूसरा ऋण पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक को हम लोग z प्लस से प्रदर्शित करते हैं, ऋण पूर्णांक को हम लोग z माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ये बातें समझ में आए नहीं है? तो मैंने क्या कहा भाई, जो पूर्णांक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को हम लोग z से प्रदर्शित करेंगे, ऋण पूर्णांक को z माइनस से प्रदर्शित करेंगे, है ना भाई। अब बात यह है कि हम किन संख्याओं को धन पूर्णांक और किन संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहेंगे। तो आप बस इतना सा सिंपल सा जवाब लिखेंगे कि धन संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं, और ऋण संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। बस ऋण संख्याओं को ऋण संख्याओं को ऋण संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। अगर आप लोग ये जान रहे कि शून्य भी एक पूर्णांक है, तो नहीं भाई, शून्य एक संख्या है ना भाई। शून्य में ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, ये आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। तो इस तरीके से ये आपका पूर्णांक संख्या कंप्लीट होता है यहाँ पर, है ना भाई। तो देख लो, यहाँ तक किसी को आपको कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर डाउट है। सर नहीं है भैया, आपका प्यारा सा, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो। अगर नहीं दिक्कत है तो आप लोग एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग आगे चले, ठीक है। इसके अभी मेन एक कॉन्सेप्ट रह गया, उसको हम समझाएंगे, आपको सिखाएंगे, है ना भाई। चलिए ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, ठीक है। चलिए जी, अब हम लोग चलेंगे इसके मेन कॉन्सेप्ट को, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो क्या मेन कॉन्सेप्ट है, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए जी, फटाफट मिटा दो इसको।
चलिए ठीक है, क्या है भाई, चलो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं कहूं कि हमारे पास दो पूर्णांक हैं, अगर इन दोनों पूर्णांकों को हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो कौन कौन सी संख्या मिलेगा, ये हम आपसे पूछें तो आप क्या बताओगे? कमेंट में आप फटाफट बता दो, फटाफट बताओ, है ना भाई। मैंने क्या कहा कि दो पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांकों को जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे तो क्या मिलेगा? पूर्णांक ही मिलेगा। सॉरी, क्या मिलेगा? बता दिया यार, पूर्णांक मिलेगा। लेकिन एक केस है, ध्यान रखना, क्या भाई, किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने एवं गुणा करने पर सदैव पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है भाई, जैसे मान लो क्या कहा कि किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने एवं गुणा करने पर सदैव क्या मिलता है? पूर्णांक संख्या ही मिलता है। जैसे मान फॉर एग्जांपल, अगर मैं -2 × 3 करूं, -2 क्या पूर्णांक है? ऋण पूर्णांक है, 3 क्या धन पूर्णांक है, 2 3 6, माइनस का 6। अब माइनस का 6 अगर मैं पूर्णांक संख्या में खोजूं तो मुझे -6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो ये -6 क्या आया? पूर्णांक आया कि नहीं आया? सर आया, बिल्कुल आया। ठीक है, पूर्णांक है। अगर मैं कहूं 2 + 3 तो 2 3 5 होता भाई, ये भी क्या है? पूर्णांक ही तो है ना, बिल्कुल है। अगर मैं घटा दूं, 2 - 3 कर दूं तो आएगा -1। -1 क्या है? पूर्णांक है कि नहीं है? है भाई, है, तीनों केस में है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो पूर्णांकों को, 2 या 2 से ज्यादा कुछ भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, 2 या 2 से ज्यादा कुछ भी ले लो, कोई मतलब नहीं है। बस मैं 2 को लेकर के समझा रहा हूं आपको कि अगर आप दो पूर्णांकों को जोड़ते हो, घटाते हो या गुणा करते हो तो आपको इन हर एक केस में आपको क्या मिलेगा? पूर्णांक संख्या ही मिलेगा। लेकिन अगर आप किन्हीं दो पूर्णांकों का, लेकिन क्या भाई, लेकिन यदि किन्हीं दो पूर्णांकों का भाग करने पर सदैव आपको क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। ये क्या बात है? जहां हर का मान शून्य नहीं लेना है, शून्य नहीं लेना है। कहने का मतलब क्या हुआ भाई कि अगर आप किन्हीं दो पूर्णांकों का भाग करते हो तो उनका भाग आपको सदैव क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा भाई। जैसे मान लो 1 है, 1 में अगर हम 2 का भाग करें तो क्या ये 1/2 आपको पूर्णांक में मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा भाई। पूर्णांक संख्या क्या होता है भाई? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें आप बताओ, इसमें कोई बड़े वाली संख्या आपको मिल रहा है क्या? नहीं ना भाई। जब नहीं मिल रहा है तो किन्हीं दो पूर्णांकों का, वही तो मैंने बोला कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों का अगर आप भाग करते हो तो क्या मिलेगा आपको? परिमेय संख्या ही मिलेगा। सुनना है कि नहीं? तो आप कहोगे कि सर अगर हम 4 में 2 का भाग कर दें तो 2 गुना 4 होता है, यहाँ तो 2 आ गया, ये तो पूर्णांक हो गया। लेकिन आपने क्या बोला कि भाई परिमेय संख्या होगा। जी बिल्कुल, आपने शायद सुना नहीं। कैसे होता भाई? 2 एकम 2, 2 गुना 4,
रहती हैं। तो वही मैंने बोला कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों का अगर आप भाग करते हो तो आपको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। और वहीं पर अगर आप दो पूर्णांकों को जोड़ते हो, घटाते हो या गुणा करते हो तो आपको पूर्णांक ही मिलेगा। समझ आया मेरे भाई? बिल्कुल। तो इस तरीके से ये आपका पूर्णांक संख्या कंप्लीट हुआ। पूर्णांक संख्या का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ भाई। जो जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें एकदम अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये सारी छोटी छोटी बातें अगर आप लोग अच्छे से सुने रहोगे, समझे रहोगे ना, तो भाई मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैंने क्या पढ़ लिया है कि आप सभी को मैथ का खेल ना बना दिया तो आपका बड़ा भाई उसका बात अलग है ना। ठीक है, तो उसके लिए वही चीज है भाई, आप लोग मेहनत से अपना थोड़ा सा आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करें, हम दोनों मिल करके मेहनत करेंगे भाई। इस बात को याद रखना, आप अकेले नहीं हो इस लड़ाई में, हम भी आपके साथ हैं, है ना भाई। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब बात करेंगे हम अगली संख्या की। अगली संख्या हमारी क्या आ रही है भाई, परिमेय संख्या आ रही है ना भाई। हम परिमेय संख्या के बारे में आज जानेंगे। आज के क्लास में सब कुछ लगभग पूरी संख्याओं को खत्म करेंगे, है ना भाई। बिल्कुल, कोशिश यही है, बकिया चलती है। परिमेय संख्या आ गया भाई, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है भाई। हाँ, परिमेय संख्या क्या होता है भाई? परिमेय संख्या को हम लोग दो तरीके से बताएंगे। कितने तरीके से? दो तरीके से। हम परिमेय संख्या को दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई। कौन कौन सा तरीका है, ध्यान दो। पहला, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ये चीज हो गया। जो कि ये बात मैंने आपको जस्ट पहले मैंने बता दिया कि जहां और यहाँ P और Q क्या है, तो P और Q पूर्णांक हैं। क्या है भाई? पूर्णांक है। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये चीज हो गया जो कि मैंने आपको बता दिया, हर का मान 0 नहीं ना हो। चलिए ठीक है, इस तरीके से तो मैंने आपको बता दिया था। दूसरा का तरीका भाई कि जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है भाई, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ये बात समझाई, जैसे करड़ी में 0, करड़ी में 1, करड़ी में 4, करड़ी में 9, करड़ी में 16, करड़ी में 25, ये वे संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल क्या होता है? निकल जाता है। तो जिनका वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ये बातें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना भाई? ठीक है भाई। तो जस्ट इसका अगर हम अपरिमेय की बात करें तो अपरिमेय भी होता है भाई। अच्छा जी, अपरिमेय की संख्या की बात करने से पहले हम इसका
इसका एक इंपॉर्टेंट बात करें कि हमारे जितने भी परिमेय संख्या होते हैं, अगर हम इसे दशमलव के रूप में बदलें, ठीक है ना भाई, तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो क्लास है, ये जो बेसिक चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कक्षा 9 और कक्षा 10 ये दोनों के मेरे प्यारे दोस्तों के लिए भाई, ठीक है ना भाई। क्यों भाई? क्योंकि कक्षा 9 का जो पहला चैप्टर है वो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, और ये आपका पहला चैप्टर क्या वास्तविक संख्या है। तो दोनों के बेसिक क्लास में आपको ओबी और ये भी पढ़ना पड़ेगा भाई। इस नाते मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ ताकि आप दोनों का भी एक साथ हो सके, है ना भाई। देखो भाई, अगर हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करें तो देखेंगे परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है ना भाई। तो जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, मुख्यतः भाई, मुख्यतः होता है, यहाँ एक शब्द जोड़ दीजिएगा, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई? शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, ठीक है भाई। तो मैंने क्या कहा कि जो हमारा परिमेय संख्या होता है, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार अगर मैं करूं तो कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो कि पहला शांत दशमलव प्रसार है, दूसरा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है, ठीक है ना भाई। एक मिनट, ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल। तो एक काम करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, है ना। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अब हम लोग आगे हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम शांत कहेंगे और किस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अशांत कहेंगे, है ना। ये सारी चीजों को हम लोग एकदम अच्छे तरीके से जान लेते हैं। उससे पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, एक चीज मैं बताऊं कि क्या चीज है परिमेय संख्या होता ना, परिमेय संख्या का HCF है, परिमेय संख्याओं का, देखो मान लो परिमेय संख्या का HCF क्या होता है? मैसे होता है भाई, मैसे सदैव एक होता है, जैसे मान लो 2/3 है, 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है ना। इसका अगर आप मैसे निकालोगे तो एक आएगा। मैसे कैसे निकाला जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? मैसे कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा पूरा चीज, लेकिन फिलहाल आप ये जानो, ये नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना भाई। क्या लिखोगे कि परिमेय संख्या का जो मैसा होता है वो एक होता है। इतना बात क्लियर है? ठीक है, अब स्क्रीनशॉट और ले लो, फिर आगे चले हम लोग। चलिए ठीक है, अब हम बात ये करने वाले हैं कि किस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या बोलेंगे? शांत, और किस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम बोलेंगे? अशांत। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मान लो हमारे पास 2/5 है, 2/5 है, ठीक है भाई, और 1/3 है, मान लो 1/3 है। ये हमारे पास दो परिमेय संख्या है, ठीक है ना भाई। हम इन दोनों से आपको क्या बताएंगे? इन दोनों के बारे में बताएंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ये पता होना चाहिए ना। जैसे मैंने कहा कि एक परिमेय संख्या का दशमलव में बदलोगे तो दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत, लेकिन बदला कैसे जाता है ये भी चीज तो आपको पता होना चाहिए ना। कि भाई पता ही ना रहा तो दशमलव में आप कैसे बदलोगे? तो सबसे पहले बदला कैसे जाता है ये समझ लो। तो बदलने किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने के लिए आप क्या करोगे? हर से अंश में भाग करोगे। हमेशा ये फिक्स पैटर्न है कि अगर आप परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना चाह रहे हो तो उसके
लिए आप क्या करोगे, हर से अंश में भाग करोगे। कैसे, ऐसे तो भाग करोगे तो भाग जाएगा, नहीं तो 0 लगाओगे तो ये 0 मिलेगा। 5 को 20, ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है भाई। और यहीं पर अगर 1/3 है, इसको भी परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या को दशमलव में बदलोगे तो उसके लिए क्या करोगे, 3 से 1 में भाग करोगे, भाग जाएगा ना 0 तो 3 त्रिका 9, 10 में से 9 जाएगा 1, दशमलव से 0 मिलेगा, 3 त्रिका 9, तो 10 में से 9 जाएगा 1, दशमलव में 0 मिलेगा, तो 3 त्रिका 9। तो आप देख पा रहे हो कि ये डॉट 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 ये चलता जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के किसी न किसी स्थान तक के जाकर रुक जाए, या रुका हुआ दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है ना भाई। जो भी आपको दशमलव प्रसार, जैसे बहुत सारे एग्जांपल में 0.1456, 0.278, 0.543, 0.12, 0.2, जो भी है यहाँ 0.0074853 यहाँ तक जाकर, मतलब आपको रुका हुआ दशमलव प्रसार आपको जब भी दिखाई दे तो उसे आप क्या कहोगे, शांत दशमलव प्रसार कहोगे। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर आपको इसको बताना है तो आप कैसे बताओगे, आप कहोगे, क्या कहोगे बाबू, कि ऐसा दशमलव प्रसार जो क्या हो, रुका हो। समझ में आया कि नहीं आया। रुका हुआ दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। इसके बारे में बताना तो बता दीजिए कि रुका हुआ दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, प्रसार कहलाता है। समझना कि एग्जाम्पल में ये सारे एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है ये समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए ठीक है। अब हम बात करेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत मतलब जो रुका हुआ है वो शांत है, और जो ना रुका हो उसे क्या बोलोगे, अशांत बोलोगे। समझना है कि नहीं। जैसे ये दशमलव प्रसार आपको रुका हुआ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, ये तो रुका हुआ नहीं दिखाई दे रहा ना, ये तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। समझना कि नहीं है। तो जो दशमलव प्रसार रुका हुआ दिखाई ना दे उसे बोलोगे अशांत। ठीक है। लेकिन पूरा आवर्ती का मतलब क्या हुआ, आवर्ती का मतलब कि दशमलव के बाद अगर संख्या बार बार रिपीट कर रही है, मतलब बार बार आ रहा है, तो उसे बोलोगे आवर्ती। जब ऐसा दशमलव प्रसार आपको दिखाई दे जो रुका हुआ ना रहे और दशमलव के बाद संख्या रिपीट कर रहा हो, तो ऐसे दशमलव प्रसार को आप क्या बोलोगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बोलोगे। रिपीट में एक भी संख्या रिपीट कर सकता है, 2 भी रिपीट कर सकता है, 3 भी रिपीट कर सकता है, 4 भी रिपीट कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 0.47474747 डॉट 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 हो गया, 0.131313 डॉट 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 हो गया, 0.123 डॉट 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 हो गया, 0.4156 डॉट 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 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये जितने भी सारे दशमलव प्रसार हैं, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट कर रही हैं, और रिपीट में वो 1 भी रिपीट कर सकता है, 2 भी रिपीट कर सकता है, 3 भी रिपीट कर सकता है, 4 भी रिपीट कर सकता है, 5 संख्याएं भी रिपीट कर सकती हैं। तो जब भी आपको दशमलव के बाद संख्या रुका हुआ ना रहे, मतलब जो भी दशमलव प्रसार है वो रुका हुआ ना रहे, और दूसरी बात उसमें रिपीट कर रहे हों, तो ऐसे दशमलव प्रसारों को आप क्या कहोगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहोगे। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना भाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। देखो जब संख्या रिपीट करा 0.3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 3 ही एक ऐसी संख्या जो बार बार आ रहा है, तो जो संख्या बार बार आ रहा है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अगर आप कक्षा 9 पढ़े होंगे तो कक्षा 10 वाले, ठीक है ना, मतलब जो संख्या रिपीट करते हैं उसके ऊपर बार, इसको बोलते हैं बार। बार का मतलब क्या होता है भाई, ये बार बार संख्याएं नहीं। यहाँ पर कौन कितना
पर 0.13 इसके इन दोनों के ऊपर बार लग जाएगा। यहाँ 3 संख्या रिपीट कर रहे हैं तो 0.1 2 3 के ऊपर बार लग जाएगा। यहाँ इतनी संख्या रिपीट करेंगे तो 0.4 1 5 6 ये 4 संख्याओं पर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम शांत और अशांत बोलते हैं। ये बातें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये क्लियर हो गया है तो मैं अब आगे चलूं अपरिमेय संख्या की ओर। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। चलिए ठीक है, हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा आता है अपरिमेय संख्या, है ना भाई। अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अन्य संख्याओं के बारे में भी जानेंगे। चलिए ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में इररेशनल नंबर कहते हैं। तो जैसे हमने परिमेय संख्या को दो प्रकार से बताया, ऐसे ही अपरिमेय संख्या के भी दो परिभाषाएं हैं। पहला है जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में ना लिख सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बात ये करेंगे हम लोग कि किन संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। कौन सी वह ऐसी संख्या है जिसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते? तो अगर ये जानना तो थोड़ा सा वेट करो अभी जस्ट। और दूसरा आपको क्या है कि जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है उन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 डॉट डॉट डॉट। ये वे संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ऐसी अपरिमेय संख्या को आप क्या कहोगे भाई? सॉरी, ऐसी संख्या को क्या बोलोगे? अपरिमेय संख्या कहोगे। क्लियर भाई? चलो ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में बदला था तो वो चीज हुआ। अब अपरिमेय संख्या को अगर हम दशमलव में बदले तो क्या होगा भाई? तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है। पहला अशांत अनावर्ती, मतलब ऐसा दशमलव प्रसार जो अशांत का मतलब जो ना रुका हो। समझ में आ गया? ऐसा दशमलव प्रसार जो ना रुका हुआ हो और ना ही रिपीट कर रहा हो। अनावर्ती मतलब दोबारा ना आए, जो एक बार संख्या आ गया वो दोबारा ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल 0.10 100 1000 10,000 डॉट 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 डॉट, ठीक है। 0.20, ठीक है। 200 2000 20,000 डॉट 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 डॉट। 0.1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। 0.50 60 70 डॉट डॉट डॉट। ये वे संख्याएं हैं जो रुका हुआ नहीं है। और दूसरी बात ये रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा दशमलव प्रसार जो ना रुका हुआ हो और ना ही रिपीट कर रहे हो, ऐसे दशमलव प्रसारों को हम अशांत अनावर्ती बोलते हैं। और ऐसे दशमलव प्रसारों को ऐसी
जाते हैं। ये जितने भी आप यहाँ पर दशमलव प्रसाद देख पा रहे हो, ये वे संख्याएं हैं जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने बोला था कि जिन संख्याओं को आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हो उन्हें ही आप क्या कहोगे, अपरिमेय संख्या कहोगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि भाई ये चीजें हैं, इन्हीं संख्याओं को, ऐसे दशमलव प्रसारों को आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना भाई। तो ये पूरा आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब मेन इसके कॉन्सेप्ट रह गए हैं क्योंकि मैं उसको भी आपका कंप्लीट करा देता हूं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आगे चल रहा हूं इसके मेन कॉन्सेप्ट की ओर। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज को थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके सवालों को हल करने में काफी ज्यादा मददगार है भाई। इस नाते इन सभी चीजों को एकदम अच्छे से आपको समझना और पढ़ना दोनों जरूरी है ना भाई। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि किन्हीं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है भाई, ये क्या बोला है, कह रहा है कि अगर आप कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या को लेकर के जोड़ते हो, घटाते हो या गुणा करते हो या भाग करते हो, ठीक है ना भाई, तो आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, ना कि परिमेय संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे में आप ये दिखा सकते हैं, जैसे 2 कड़ी में 3, ठीक है, 2 प्लस कड़ी में 3, 2 माइनस कड़ी में 3, ठीक है, 2 बटे कड़ी में 3 या कड़ी में 3 बटे 2। मैंने यहाँ सब कुछ दिखा दिया, गुणा, जोड़, घटाना, भाग। ये चारों केस में, इस टाइप के जो भी केस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे केस में क्या है, ये अपरिमेय संख्या ही है। क्लियर है भाई? ठीक है भाई। तो ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट था। ठीक है भाई। अब अगला कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्सेप्ट नंबर 1, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना जी? बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा आता है आपका भाज्य अभाज्य संख्या। सबसे पहले आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है ना भाई? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ठीक है ना भाई? अब बात यह है कि भाज्य संख्या, किस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं? ये सारी संख्याएं आपको पता होना चाहिए, भाज्य संख्या। ठीक है ना भाई? फिर उसके बाद आता है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है भाई? अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है भाई? भाज्य संख्या, दूसरा अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पहला भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि,
ठीक है, मतलब हम दो तरीके से बता सकते हैं। इसमें भी वही काम है, पहला भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। ठीक है भाई, तो दो तरीके से हम लोग भाज्य संख्या को और अभाज्य संख्या को दोनों तरीके से हम बता सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग भाज्य संख्या को जान लेते हैं, वो भी भाग विधि से, कि हम भाई भाग विधि से कैसे भाज्य संख्या को बता सकते हैं या किस प्रकार की संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो ध्यान सुनो, ऐसी संख्या या जिस संख्या को दो से अधिक लोग काटने वाले मिल जाए, या मतलब ऐसी संख्या जो दो से ज्यादा संख्याओं से कट जाते हो, उसे ही आप क्या कहोगे, भाज्य संख्या कहोगे। जैसे मान लो चार को कौन कौन काट सकता है, एक भी काट सकता है, दो भी काट सकता है, कुल चार भी काट सकता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि किन संख्याओं को आप भाज्य संख्या कहोगे, तो मैंने आपको बताया बाबू मेरे भाई, क्या बताया कि जिस संख्या को दो से ज्यादा लोग काटने वाले मिल जाए, उसी को आप क्या कहोगे, भाज्य संख्या कहोगे। जैसे ये हुआ 6 का एग्जांपल ले लो, तो एक भी काट सकता है, दो भी काट सकता है, तीन भी काट सकता है, कुछ 6 भी काट सकता है। 8 ले लो, तो 8 को एक भी काट सकता है, दो भी काट सकता है, चार भी काट सकता है, खुद 8 भी काट सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ 10 ले लो, 10 को एक भी काट सकता है, दो भी काट सकता है, 5 भी काट सकता है, खुद 10 भी काट सकता है। समझ में आया नहीं है? तो भाई ये वे संख्याएं हैं जिनको दो से ज्यादा लोग काट दे रहे हैं। तो जिस संख्या को दो से अधिक लोग विभाजित कर दें, उसी को आप क्या कहोगे, भाज्य संख्या कहोगे, भाग विधि से। तो यहाँ पर भाषा दे सकते हो कि जिस संख्या को या जिन संख्याओं को दो से अधिक संख्या पूर्णतः विभाजित कर दे भाज्य संख्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, ये चीज हो गया भाई। अगर हम गुणनखंड विधि की बात करें तो ये क्या होता है, तो जिन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड दो से ज्यादा होता है, मतलब कोई संख्या लिया और आपने उसका गुणनखंड किया और गुणनखंड करने पे दो से अधिक अभाज्य संख्या प्राप्त हो गया, तो उसे आप क्या कहोगे भाई, भाज्य संख्या। जैसे मान लो अगर हम 4 का गुणनखंड करें तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2, तो 4 का जब गुणनखंड किया तो 1 गुणे 2 आया। अगर वहीं पर मैं 6 का गुणनखंड करूं तो 2 दिया 6, 3 एक कम 3, यानी 6 का गुणनखंड करने पे 1 गुणे 3 आया। तो जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा होता है या 2 से ज्यादा बार आता है, उसी को आप क्या कहोगे, भाज्य संख्या कहोगे। यहाँ पर 2 से अधिक लोग काटने वाले मिल जाए तो भाज्य संख्या, गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए तो भाज्य संख्या। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वही बात यहाँ पर आप लिख दोगे कि जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक बार होता है, एक मिनट, होता है, भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भाज्य संख्या आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या का भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि क्या होता है भाई, जिस संख्या को खुद और एक के अलावा कोई अन्य संख्या ना काट पाए, उसे ही आप क्या कहोगे, अभाज्य संख्या कहोगे। एक बात तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं, ठीक है ना भाई। जिस संख्या को स्वयं और एक के अलावा कोई और ना काट पाए, उसे आप क्या कहोगे, अभाज्य संख्या कहोगे। एक बात लिख लीजिए, जिन संख्याओं या ऐसी संख्याएं
या आप ऐसे लिख सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर है भाई? जैसे मैं एक एग्जांपल देना है, जैसे कि एग्जांपल देंगे, जैसे कि ये परिभाषा एकदम ऐसे नोट्स भी एकदम बना लो, आपके नोट्स एकदम है। जैसे आप 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है भाई, ये वे संख्याएं हैं, ये वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना करते हो। गुणनखंड विधि की अगर हम बात करें तो गुणनखंड विधि क्या होता है भाई, ध्यान सुनना। ठीक है, गुणनखंड विधि का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल दो हो, उससे ज्यादा हो ही ना, उसे ही आप क्या कहोगे, अभाज्य संख्या कहोगे। तो जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से ज्यादा नहीं होता है, केवल 2 ही होता है, उसे ही आप क्या कहोगे, अभाज्य संख्या। तो यहां पर लिखोगे कि जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल 2 होता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल दे दूं, तो इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है ना? और आगे 3 का देख लो तो 1/3 आएगा। आगे देख लो, ठीक है, 5 का करें तो 1/5 ही आएगा। तो आपने यहाँ पर ध्यान से देखा कि भाई जिनका गुणनखंड केवल 2 ही होगा, उसे आप अभाज्य संख्या कहोगे। ये सारी चीज मैंने भाज्य और अभाज्य आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया। तो आप लोग देख लो यहाँ तक, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए कमेंट में। ठीक है, उसके बाद नहीं है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे सम विषम की ओर। बस 2-3 संख्या और रह गया, उसके बाद कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? इसके शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए जी, अब रह गया है आपका सम विषम। सम विषम, चलिए सम विषम पे आ जाते हैं। सम संख्या जिसे हम इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर। ठीक है भाई? सम संख्या किसे कहते हैं? आप अच्छी तरीके जानते हैं कि जो संख्या 2 से कट जाए उसे ही आप सम संख्या कहोगे। बस सिंपल सी परिभाषा, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। समझ आया कि नहीं? जैसे मान लो 2 खुद हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 हो गया। ये वे संख्याएं हैं जो 2 से कट जाते हैं। तो जो 2 से कट जाए उसे ही आप क्या कहोगे, सम संख्या कहोगे। ठीक है ना भाई? बिल्कुल। अगर हम सम संख्या का सूत्र कहें, सम संख्या का सूत्र है, सम संख्या का सूत्र है, देखो सम संख्या का सूत्र
सूत्र क्या होता है, मतलब क्या है, अगर हम सम संख्या का गुणा किसी भी संख्या में कर दें तो सम संख्या ही मिलेगा। जैसे मान लो 2 का गुणा अगर मैं 3 में कर दूं तो 2 दूनी 6, सम मिला कि नहीं मिला। 2 का गुणा 1 में कर दूं तो 2 1 कम 2, सब है कि नहीं है भाई। तो ये चीज हो गया। तो आप कहेंगे 2 क्यों, कि जहां क्यों क्या है, पूर्णांक है। ठीक है भाई, यहाँ आप किसी भी पूर्णांक संख्या से 2 में गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। अब बात करेंगे विषम संख्या का। विषम संख्या जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है भाई, ये चीज क्या भाई, ध्यान सुनिएगा। तो जो संख्या 2 से ना कटे, जो 2 से कट जाए उसे सम, जो 2 से ना कटे उसे विषम। आप ये कह सकते हो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उन सभी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, ये वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। तो जो संख्याएं पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होंगे उन्हें यहाँ आप क्या कहोगे, विषम संख्या कहोगे। अगर मैं विषम संख्या का सूत्र कहूं, विषम संख्या का सूत्र, तो भाई देखो सम संख्या में अगर आप विषम को जोड़ दो या विषम को घटा दो तो आपको विषम ही मिलेगा। जैसे मान लो 4 में अगर मैं 3 को जोड़ दूं तो 4 3 7, विषम आया कि नहीं आया। 4 में से 3 को घटा दो तो 1 आएगा, विषम आया कि नहीं आया। ऐसे 2 में 7 को जोड़ दो तो 7 2 9, विषम संख्या आया कि नहीं आया। 2 में से 7 को घटा दूं तो कितना आया, -5, विषम आया कि नहीं आया, आया ना। तो कहने का मतलब अगर मैं सम संख्या, ये सम संख्या है, सम संख्या में अगर मैं जोड़ दूं विषम या विषम को मैं घटा दूं तो आपको क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगा। ठीक है ना भाई, तो इस तरीके से ये आपका सम संख्या और ये विषम संख्या पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, तो आप लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक संख्या बस रह गया सहअभाज्य संख्या, जस्ट उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब लास्ट रह गया हमारा अभाज्य संख्या, है ना, बिल्कुल। उसके बाद ये पूरी की पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या को-प्राइम नंबर, ठीक है भाई, को-प्राइम नंबर क्या होता है। तो भाई जब किन्हीं 2 संख्याओं का मैसर 1 आता है उसे ही आप क्या कहोगे, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, जिन दो संख्याओं का मैसर 1 आता है, उन सभी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 5, ठीक है भाई, 2 7, ठीक है, उसके बाद 10 13, ठीक है। तो ये वे संख्याएं हैं जिनका मैसर कितना आता है, 1 आता है। 1 के अलावा इनका मैसर कुछ भी नहीं आएगा। मैसर कैसे निकाला जाएगा, किस तरीके से निकाला जाएगा, हम लोग आगे कॉन्सेप्ट में सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे भाई। तो बस यहाँ आप लोग इतना देख लो। तो यहाँ तक आप
लोग का पूरा संख्या कंप्लीट हुआ। ठीक है ना भाई। इसके बाद हम लोग अब चैप्टर के बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके आगे के सवालों को हल करेंगे। ठीक है ना भाई। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लास कैसा लगा? अगर क्लास बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।